हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री साहब, जो कि सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर और इन सारे नियमों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बदलाव हुआ है जिसकी वजह से डेट फंड आज बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वित्त विधेयक में, या यूं कहें कि जो प्रपोज बिल है जो आज संसद में पास होने वाला है, इसमें फाइन प्रिंट में, संशोधन में ऐसा क्या दिख गया है? संशोधन में ऐसा लिखा गया है कि जो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर 35% कम से कम डोमेस्टिक कंपनी का इक्विटी एक्सपोजर नहीं रहेगा, उनका टैक्स शॉर्ट टर्म गेन ही रहेगा। पहले डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ये कंडीशन नहीं थी और खाली एक ही कंडीशन थी कि 3 साल तक आपने रोक के रखा, तो 3 साल बाद जो भी आप पैसा निकालेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा विथ इंडेक्सेशन। तो इफेक्टिवली टैक्स रेट डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर 7-8% आती थी। पिछले 20 साल के डेटा है, करीब 7 से 9% के आसपास टैक्सेशन आती थी। अभी वो 3 साल के ऊपर के होल्डिंग पीरियड के अंदर भी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पे आ जाएगा, मतलब जिस पे आपकी अदर इनकम टैक्सेबल हो रही है, चाहे सैलरी हो चाहे इनकम हो कोई भी हो, तो उस लेवल पे आ जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ब्लो है, पर्टिकुलरली डेट म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन ये जो एएमसी के शेयर्स गिर रहे हैं, एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा फिर दूंगा भी इस मैं बात करूंगा। तो उससे पहले ये बताएं कि जो कुछ एक्शन है वो डेट फंड्स पर है। डेट फंड के अलावा जो गोल्ड फंड वगैरह, ये तो इस डेफिनेशन में नहीं आते ना, कोई और दूसरे फंड? नहीं, एक्चुअली जो सेबी का डेफिनेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें मिनिमम 65% डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा डालना है। उसके अलावा सारे फंड ही डेट क्वालिफाई कर चुके हैं, डेट फंड कहते हैं। हाँ, उसके गोल्ड ईटीएफ भी आ गया और उसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी आ गया। तो तो इसका मतलब गोल्ड ईटीएफ अभी कितना चलेगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गोल्ड फिजिकल आप रखेंगे तो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन भी है और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी पैसा डाल ये सकते आप हैं। ये कह रहे हैं कि लेकिन गोल्ड तो नहीं, एक मिनट, एक मिनट। तो आप ये कह रहे हैं कि इक्विटी फंड के अलावा सारे फंड एक तरह से डेट फंड की डेफिनेशन में होते हैं। तो अगर हाँ बिल्कुल। कोई अगर विदेशी फंड में मैं पैसा लगा रहा हूँ, कोई गोल्ड फंड में मैं पैसा लगा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए भी ये टैक्सेशन के रूल बदले हुए माने जाएंगे, अब उन पर भी लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल, पहले क्या था कि डोमेस्टिक जो 65% डोमेस्टिक इक्विटी में 1 ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था और उसके अलावा सारे डेट फंड माने जाते, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे गोल्ड हो। ओके, और उनके अंदर 3 साल तक आपने होल्ड करके रखा तो आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलता था। तो ये लेकिन लो। वहां भी अभी इंक्लूडिंग डेट फंड, वहां भी अभी ये कहानी खत्म हो गई है। लेकिन इसका हम्म। सोल्यूशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत इफेक्टिव तरीके से निकाल लेगी। फॉर इंस्टेंट मैं आपको बोलूं, इंटरनेशनल इक्विटी है। हाँ, हाँ। अब इंटरनेशनल इक्विटी में क्या करेंगे आप? 65% इंटरनेशनल इक्विटी में पैसा डालेंगे, 35% डोमेस्टिक इक्विटी में पैसा डालेंगे। आप एक्चुअली उसको 2 साल से 1 साल का टैक्सेशन पे लेके आ जाएंगे। तो वो हाँ, इतना इंडस्ट्री लेवल पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, अनिल जी बात सुनिए। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंडर डेट में 13 लाख करोड़ रुपया है। करेक्ट। खाली 13 लाख करोड़ रुपया है। उसमें से 10 लाख करोड़ रुपया तो कॉल मनी फंड में, लिक्विड में, अल्ट्रा में, फ्लोटर में, मनी मार्केट में, लो ड्यूरेशन में है, जहां होल्डिंग पीरियड ऑन एवरेज 1 साल के आसपास होता है। हम्म। तो 10 लाख करोड़ तो वहां पे है। खाली 3 लाख करोड़ उसके ऊपर है। और उसके अंदर एफ एम पी है 19,000 करोड़, गोल्ड है 21 लाख करोड़, 21,000 करोड़, गिल्ट है 18,000 करोड़ और क्रेडिट फंड है 26,000 करोड़। और जो सबसे बड़ा है वो है ये टारगेट मैच्योरिटी फंड, भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट है, उसमें करीब 80,000 करोड़ है। लेकिन इनके ऊपर किसी पे अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे किसी के ऊपर भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रपोज ऐसा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद वाले इन्वेस्टमेंट पे ऐसी बात हो रही है। तो अभी जो आपने कहीं भी पैसा डाला है उसके ऊपर पुराना टैक्स स्ट्रक्चर ही रहेगा, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो। ये तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जो भी पुराना इन्वेस्टमेंट है शायद उस पर टैक्सेशन ना बदले। अगर मैं 31 मार्च तक आज भी पैसा लगाता हूँ, मैं जब भी रिडीम करूँ 3 साल 5 साल बाद, या मैंने 3 साल पहले पैसा लगाया और अभी मैं रिडीम अगर अप्रैल के बाद भी करूँ, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? नहीं तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स तो नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में रेगुलेटर जनरली ऐसा ही प्रोविजन लेके आता है कि टैक्सेशन इज ऑन द डे ऑफ सेलिंग। इट इज नॉट लाइक इंश्योरेंस की जहां ग्रैंड फैदरिंग होती है, वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये अनोखा, और मुझे इसका आप इसका रीजन मालूम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख के ऊपर की इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्सेबल हो रही है।
MLD के टैक्स बेनिफिट निकाल दिए गए हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने और एनबीएफसीज ने और इन लोगों ने बैंक पे जाके लॉबी की है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, और उसमें वेरी ऑनेस्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में म्यूचुअल फंड और इफेक्टिवली 10 सालों में 15 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने प्रिडिक्टेबल डेट रिटर्न देने की कोशिश की एफएमपी के थ्रू या टारगेट मैच्योरिटी फंड के थ्रू, जो वो प्रोडक्ट ही नहीं है। और दूसरा, जो अगर आप देखेंगे इनका कंपोजिशन एफएमपीज का और टारगेट मैच्योरिटीज फंड का, उसमें 90% 96% पैसा कॉर्पोरेट का है, फैमिली ऑफिसेस का है। इससे असेट मैनेजमेंट कंपनी का एयूएम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इमीडिएटली, लेकिन म्यूचुअल फंड एसेंशियली रिटेल प्रोडक्ट है और मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो कोई भी आपका कंपटीशन है, चाहे बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, उसको रेगुलेटर के पास या पॉलिसी मेकर के पास जाके बोलना बहुत आसान है कि देखिए आपसे हमसे compete कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं और हमारे जैसे प्रोडिक्टेबल रिटर्न भी दिखा रहे हैं, तो मार्केट कहाँ डेवलप होगा। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस तरह से उन्होंने टारगेट मैच्योरिटी फंड या बॉन्ड ईटीएफ निकाले हैं, प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट आउटकम देने की बात की है, वो मुझे लगता है, मैं तो बहुत उसके अगेंस्ट में था, बहुत वोकल था कि आप डेट म्यूचुअल फंड बेचिए उसकी एफिशिएंसी पे, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी डेट म्यूचुअल फंड विद और विदाउट टैक्सेशन इस बात ज्यादा सुपीरियर अल्टरनेट है। क्योंकि अनिल जी एक सिंपल बात देखिए कि बैंक एफडी का रेट बैंक डिसाइड करता है और डेट म्यूचुअल फंड में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका रेट मार्केट डिसाइड करता है। आप आज 1 साल की बैंक का एफडी देखिए, वो 5.5 6.5 के आसपास रहेगा, लेकिन उसी बैंक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में आपको 7.5 पौने 8 के आसपास मिलेगा, और वो आपको मिलेगा मनी मार्केट फंड में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में। तो मैंने तो पिछले 20-25 साल के डेटा एनालाइज किए, ऑन ग्रोस बेसिस अलोन म्यूचुअल फंड डिलीवर 1% मोर रिटर्न कंसिस्टेंटली। और आप एएमसी के जो शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 13 लाख करोड़ के अंदर से 10 लाख करोड़ तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है, वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ये कैटेगरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे हैंडल करेगा आपको बताऊं मैं। आर्बिट्राज फंड 90,000 करोड़ का है, आर्बिट्राज फंड बढ़ने वाला है। इक्विटी सेविंग स्कीम 18,000 करोड़ की है, वो बढ़ने वाली है। बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड 2 लाख करोड़ के आसपास है, वो बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या करेगी कि डेट म्यूचुअल फंड लेगी, उसमें 35% आर्बिट्राज पोजीशन रखेगी, आपका काम हो गया, और आप इफेक्टिवली 1 साल बाद 6% 7% टैक्स एफिशिएंट रिटर्न इन्वेस्टर को दे पाएंगे। तो अगर आज की न्यूज की वजह से एएमसी के शेयर्स डाउन है और किसी का भी लॉन्ग टर्म व्यू है एएमसी के शेयर्स लेने का, आज एग्जामिन करने का दिन है। यानी कि मोटा मोटी मामला 3.5 लाख करोड़ का है जो डेट फंड में बड़ा पैसा है, उसमें से भी 3.5 लाख भी नहीं अनिल जी, 3.5 लाख भी नहीं है, मतलब 2 लाख करोड़ है, उसके अंदर आप देख लीजिए करीब 90,000 70,000 करोड़ तो टारगेट मैच्योरिटीज फंड है, वहां पैसा आ गया। वो पैसा 3 साल 5 साल 10 साल का है, और वहां बड़ी अर्निंग एएमसी को नहीं होती, बिकॉज दैट रन ऑन वेरी वेरी लो एक्सपेंसिव। तो मुझे ऑन द कॉन्ट्री आप देखिए क्या हो गया, कॉल मनी आज 6.20 6.30 के आसपास, वो पैसा और बढ़ने वाला है। लिक्विड फंड का वाईटीएम 720 हो गया, तो पहले आपका लिक्विड फंड का रिटर्न 4% था, आपको सेविंग अकाउंट में 4% मिलता था, तो आप क्यों लिक्विड फंड की तरफ जाएंगे। लेकिन जब लिक्विड फंड का वाईटीएम 720 है तो आपको 2-3% एडिशनल पैसा मिल रहा था, आप क्यों नहीं इसकी तरफ जाएंगे। करेक्ट। तो ये है आपके लिए। अच्छा, अब एक सलाह और आपसे जो लेनी है। पहला, जिन लोगों का डेट फंड में पैसा लगा हुआ है या कुछ लोग हैं जो डेट फंड में भी एसआईपी करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई बदलाव करने की ज़रूरत है क्या? पैसा निकालना चाहिए, बने रहने देना चाहिए, एसआईपी रोकनी चाहिए या नहीं? नहीं, जिनका पैसा लगा हुआ है कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वाईटीएम सारे डेट फंड के 7% 7.5 8% है, टैक्स उसमें कुछ बदलाव नहीं है, वो है। और जब पैसा चाहिए तब धीरे धीरे निकाले, तो उसको चेंज नहीं करे। अगर आपकी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी चल रही है तो आप 1 अप्रैल के बाद उस एसआईपी को एग्जामिन करेंगे कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं तो उस एसआईपी को आप बंद कर सकते हैं, और वो एसआईपी आप इक्विटी सेविंग फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे प्रोडक्ट के अंदर, मल्टी एसेट जैसे फंड के अंदर चला सकते हैं। वहां भी वोलेटिलिटी कम है, क्योंकि इफेक्टिवली आप टैक्स एफिशिएंसी के लिए 3 साल का पीरियड देखते हो कम से कम, और 3 साल के पीरियड में इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट कैटेगरी आर फार लेस वोलेटाइल, और 6% 7% 8% आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। विजय जी ये बताएं कि विजय जी एक और बात बताएं कि हालांकि अभी हम मानकर चल रहे हैं कि जो भी पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर
आगे जब भी वो रिडीम करेंगे उन पे पुराने टैक्स बेनिफिट ही मिलेंगे लॉन्ग टर्म वाले, लेकिन इसको लेकर 100% क्लैरिटी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, क्लियरिटी तो लिखा उन्होंने ना, जो अमेंडमेंट है उसके अंदर लिखा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन अ डेट म्यूचुअल फंड वेयर डोमेस्टिक इक्विटी होल्डिंग इज लेस देन 35%। नए इन्वेस्टमेंट पे ओके। हाँ। तो फिर एक काम करें, 31 मार्च के पहले जितना डेट फंड में पैसा डालना वो डाल दें, फायदा हो जाएगा। बिल्कुल डालिए, एकदम डालिए, अभी तो YTM में बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण विजय मंत्री साहब की तरफ से आता हुआ डेट म्यूचुअल फंड में बदले हुए टैक्सेशन के नियमों के चलते। तो दो चीज़ बेहद साफ है, अगर आपके पुराने निवेश हैं बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, न आपको उन्हें रिडीम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप आगे भी चलकर बेचेंगे, तो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन है कि 1 अप्रैल के बाद भी अगर आप पुराने इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपको टैक्स पुरानी दरों से ही लगेगा। बेसिकली जो अभी पैसा डाला हुआ है वो खतरे में नहीं है। नहीं, वो जो लगा हुआ पैसा डाला है वो खतरे में, वो भी खतरे में नहीं है। जो डाला हुआ है वो भी खतरे में नहीं है। 31 मार्च तक जो पैसा आ रहा है वो भी खतरे में नहीं है। नए पैसे पर ही ये बस नए पैसे पर ही नए नियम लागू होंगे। और एक और बात, डेट फंड के साथ साथ गोल्ड फंड, फॉरेन फंड्स, फंड ऑफ फंड, ये सारे जो भी हैं इन पर भी ये नियम लागू होंगे। तो ऐसा अब इस पे असर गोल्ड फंड से पड़ेगा। फिर आप गोल्ड फंड में पैसा लगाएंगे क्यों? फिजिकल या फिर गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आपको ब्याज भी मिल जाता है। अनिल जी आपकी बात सही है, क्योंकि इंटरनेशनल में तो गवर्नमेंट, इंटरनेशनल में तो EMC क्या करेगी, 35% डोमेस्टिक इक्विटी लेकर उसको इफेक्ट कर देगी। लेकिन गोल्ड पे अभी कोई रीजन नहीं है कि आप गोल्ड ETF में कैसा क्यों डालेंगे, कोई रीजन नहीं है। हाँ, गोल्ड म्यूचुअल फंड की अब लगभग स्थिति विकट हो जाएगी। Until unless AMC reach out to the Ministry of Finance and bring some amendment, वो पॉसिबिलिटी कितनी मुझे पता नहीं। हाँ, ये तो अब आज सुबह उठे तभी पता चला ना, कल तक तो नहीं था। नहीं था। और ये सब किरा कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी का, MLD वालों का, बैंक वालों का। चलिए बढ़िया है। कभी म्यूचुअल फंड वाले इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे भागते हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनियां पीछे। नहीं, हमारी म्यूचुअल फंड वालों की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। दैट इंडस्ट्री इज मच बिगर देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हाँ, ये बात सही है। लेकिन कई बार वो कहते थे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में अलग तरह की टैक्स एफिशिएंसी जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। हर इंडस्ट्री के अपने अपने नियम कायदे हैं। हर एक इंडस्ट्री, कुछ नियमों से किसी इंडस्ट्री को फायदा, किसी को नुकसान होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि सरकार इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों तरह की एसेट क्लास जो है उन पर टैक्स में समानता लानी चाहती है, कि हर एक तरह के प्रोडक्ट में टैक्स की समानता हो। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से टैक्स के मामले में कम या ज़्यादा हो। ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये उद्देश्य समझा जा सकता है। और इस समझाने में अगर कोई भी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल विजय जी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या करा है, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे विजय जी है कि गए, एक मिनट जरा। हाँ विजय जी, एक आइडिया देता हूँ। हाँ, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कोई ऐसी 3-4 चीज़ें निकाल कर जाएगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, तो जिसमें उनका टैक्स बचा, देखो टैक्स कहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं, इस तरह का आइडिया कोई भी इंडस्ट्री दे, वित्त मंत्री जी मान लेंगी। नहीं, वो इतना आसान नहीं। देखिए इतना आसान नहीं है वो चीज़। आपको बताऊं, जैसे NPS है, अभी NPS के अंदर तो टैक्स बेनिफिट भी सरकार दे रही है और वो प्रोडक्ट भी टैक्स एफिशिएंट, उसमें तो बहुत टैक्स का नुकसान सरकार का हो रहा है। अभी ATC बेनिफिट चला गया तो अलग बात है, लेकिन वहां तो सरकार उसको इनकरेज कर रही थी, वो भी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट था ना। तो बात वो नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो गवर्नमेंट का डेट आता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूज होती है, उसका काफी सब्सटेंशियल हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी खरीदती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी मेकर के साथ एक लीवरेज होता ही है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द गिल्ट फंड बाय द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज नॉट इवन 20,000 करोड़। और जो जहां की 25 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड है गिल्ड फंड का, कि जहां 9% कंपाउंड किया रिटेल इन्वेस्टर का गिल्ड फंड ने, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं ले पाई। डेट प्रोडक्ट को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं ले जा पाई। डेट म्यूचुअल फंड इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट का, फैमिली ऑफिस का, अल्ट्रा HNI का प्रोडक्ट रहा है, और यही रीजन है कि इसके ऊपर टैक्स का ये चैलेंज आ रहा है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद विजय जी।